जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रेडिट स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग खान सर के जो मंथली मैगजीन्स आती है, करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग बिहार स्पेशल को देख रहे हैं, और बिहार स्पेशल का जो इसके अलावा और 2 सेशन आएंगे, उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल को कंप्लीट कर चुके होंगे। बिहार स्पेशल जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम लोग इंटरनेशनल पर आ जाएंगे, यानी कि जैसे इंटरनेशनल देश विदेश के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। उसमें जैसे कि पॉलिटी के स्तर पर क्या बदलाव आया है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं गवर्नमेंट्स में क्या बदलाव आया हुआ है, इन तमाम चीज़ों को देखने वाले हैं। कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन का पहला आर्टिकल्स रहने वाली है आईपीएल में बिहार के 2 नए खिलाड़ी, यानी कि आईपीएल जो चल रही है अभी, जो 2024 का भी चल ही रही है, उस पर जो बिहार के 2 नए खिलाड़ी ऐड हुए हैं, 2 नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आईपीएल से संबंधित सवाल बनाए जाते हैं, बीपीएससी में हो या बिहार के कोई भी एग्जाम्स हो, तो कोई भी एग्जाम्स हो, सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं, अंत सभी एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो ये बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें देखते हैं क्या हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के जो है ना, ये 16वें संस्करण की नीलामी में बिहार के 2 युवाओं का चयन किया गया है। यानी कि अभी इस तरह से सवाल बनाए जाएंगे, 2024 में जो आईपीएल खेल रहे हैं उसमें कौन सा संस्करण चल रहा है, तो ये 16वां संस्करण है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना होगा। ये आपको कथन या कूट वाला में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें जैसे कि आपका 16वां की जगह 15वां भी दे सकता है या 17वां भी दे सकता है। तो इस तरह से आपको गलत करने की कोशिश करेंगे तो आपको गलत नहीं होना है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, ये 16वें संस्करण है। तो नए खिलाड़ी हैं, ये देखिए आप इसका चित्र देख सकते हो, है ना। ये आपका दोनों के दोनों खिलाड़ी हैं, ओके। तो इसको देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं, इसको जानते हैं कौन कौन है। एक है दरभंगा के सुशांत मिश्रा, ठीक है। एक है दरभंगा के सुशांत मिश्रा, आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। अभी जो है 2024 में आईपीएल में नीलामी में जो खिलाड़ी, बिहार के 2 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, वो सुशांत मिश्रा किस जिला से संबंधित हैं, तो ये दरभंगा से हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और गोपालगंज के जो ना साकिब थे, ये साकिब जो है गोपालगंज के हैं। और ये जो सुशांत मिश्रा जो है, ये गुजरात टाइटंस द्वारा 2.2 करोड़ रुपए में इसको नीलामी किया गया है, यानी कि 2.2 करोड़ रुपए में इसको खरीदा है ना। सुशांत मिश्रा को जो ना गुजरात टाइटंस ने खरीदा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके साकिब की बात करें तो साकिब को जो है ना कोलकाता नाइट राइडर्स ने, कि कोलकाता जो है ना इसको खरीदा है 20 लाख रुपए में। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये सुशांत मिश्रा जो है ना, सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटंस ने जी खरीदा है 2.2 करोड़ में। उसके बाद गोपालगंज के जो साकिब हैं उसको कोलकाता ने खरीदा है 20 लाख में, ठीक है। तो आप इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो आगे कहा जाता है बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत की गई थी। आपको पूछे जाएंगे आईपीएल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये बीसीसीआई के द्वारा 2008 ईस्वी में किया गया था। और प्रथम आईपीएल विजेता जो है, ये 2008 में जो सबसे पहले आईपीएल चला गया था, उस पर सबसे पहले कौन जीता था, कौन विजेता रहा था, तो ये राजस्थान रॉयल्स विजेता रहा था। उसके वर्तमान समय में बोले तो अभी चल ही रही है 2024 में, तो इससे पहले 2023 में तो हो चुका था। उसके बारे में समझते हैं 2023 में कौन जीता था, ये चेन्नई सुपर किंग जीता हुआ है, ओके। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अभी आपके एग्जाम से पहले तक आईपीएल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 16वां संस्करण भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन विजेता है, तो अभी तो चल ही रही है मैच, तो उसको आप अपडेट करेंगे, ओके। हालांकि जैसे ही नेक्स्ट मंथ में भी अपडेट आएंगे तो उसमें भी तो ये आर्टिकल्स कवर होगा ही। तो आप तत्काल आगामी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अगर एग्जाम्स हैं तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ओके। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि अब तक के आईपीएल में जो ना सबसे ज़्यादा मुंबई इंडियंस जो ना 5 बार आईपीएल जीता हुआ है। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग भी 5 बार जीता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अभी मुंबई और चेन्नई जो ना 5-5 बार ये विजेता हो चुके हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आपका गंगा में झाग की समस्या। गंगा नदी जो है, बिहार के जो पटना में गंगा नदी है, उस पर झाग की समस्या देखने को मिल रही है। झाग क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना कपड़ा धोने से पहले जो बाल्टी या कई कोई भी चीज़ों में सर पे डालते हो तो उसको हिलाते हो तो उस पर क्या होता है, झाग बनता है। उसी तरह से गंगा नदी में भी झाग का ये समस्या देखने को मिल रही है। ये झाग किस तरह से बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं, इसमें क्या समस्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें क्या आता है, देखिए केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार शहर के नालों का गंदा पानी शोधन के बिना गंगा नदी में प्रभावित हो रहा है। तो अब ये हो रहा है जैसे गंगा नदी में जो है ना, अब देखो कि पटना में ना, पटना के जितने भी नाले नली हैं, मतलब लगभग यही होता है सभी शहरों में, सारे नल नाला जो है ना वो नदी में या समुद्रों में मिले होते हैं। यानी कि आप जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ के जितने भी पानी जो हो जाती है नली नाले से, वो सारे के सारे नदी में ही प्रभावित होते हैं। तो वही हाल है गंगा के जितने भी पानी जाते हैं ना गंगा में,
तो वो बिना शोधन के ही, मतलब कि साफ सुथरा किए ही वो गंगा में प्रभावित होते हैं, जिससे कि गंगा नदी के पानी प्रभावित हो रही है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये रिपोर्ट किसके माध्यम से, ये जानकारी हमें किसके माध्यम से पता चलता है, ये केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से चलता है, ठीक है, CPCI, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो ये आप मंत्रालय वाले से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए गए हैं 68 में, 69 में, तो आप इस तरह से सवाल देखे जाएंगे। ओके, उसके बाद कहा जाता है जांच से पता चला है कि सभी नालों में जल में अमोनिया फास्फेट, ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो नालों के में अमोनिया हो गया, फास्फेट हो गया, ये ऐसे चीजों को और देखने को मिल रही है, ठीक है। यौगिकों का और खतरनाक बैक्टीरिया का स्तर अधिक देखा गया है। तो आप देखेंगे अमोनिया, फास्फेट हो गया, और यौगिकों और खतरनाक बैक्टीरिया का स्तर काफी ज्यादा अधिक हो गया है। उसके बाद कहता है सफेद झाग का कारण। आखिर सफेद झाग का कारण क्या है, इसके बारे में समझते हैं। गाय के मलमूत्र और गोबर से उत्पन्न अमोनिया और डिटर्जेंट में पाए जाने वाले फास्फेट के कारण गंगा में जल का झाग बन रहा है। अभी जैसे हम लोग एक पिछला पॉइंट में पढ़े थे ना, अमोनिया और फास्फेट, यौगिकों और खतरनाक बैक्टीरिया का स्तर अधिक हो जाता है। तो ये सब अमोनिया और फास्फेट कैसे आते हैं? अमोनिया जो आपके गाय जो है, गाय के जो जलमूत्र होते हैं, गोबर से जो है उत्पन्न अमोनिया होती है, उसके माध्यम से अमोनिया बनते हैं। उसके बाद उसमें जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट में जो क्या होता है, उसमें फास्फेट पाए जाते हैं। तो इन तमाम चीजों का यौगिकों के ये मिश्रण से जो है ना, ये झाग उत्पन्न होते हैं। आप देखोगे क्या होता है, डिटर्जेंट में इतने पावर होते हैं ना, आप पानी में दोगे, हाथ से किसी भी चीज से हिलाओगे तो उसमें झाग उत्पन्न होगा। तो उसी प्रकार इसमें भी वही हाल है। तो इसी प्रकार झाग का उत्पन्न होता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे, अमोनिया और फास्फेट के जरिए से झाग उत्पन्न होता है। आप पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये गंगा नदी है, आप सभी देख सकते हो, है ना। ये झाग है, ये व्हाइट जो दिख रहा है आपको, यही झाग है, यही आपके झाग बन रहे हैं। तो यही समस्या है, इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट में क्या कहा जाता है, नमामि गंगे परियोजना के तहत वर्तमान में पटना में नालों के जल के उपचार हेतु कुल 6 सीवरेज उपचार संयंत्र और उनका नेटवर्क पर काम हो रहा है, लेकिन ये नालों के पानी को पर्याप्त रूप से उपचारित करने में सक्षम नहीं है। इसलिए नालों का पानी बिना उपचार के गंगा में जा रहा है। यानी कि पूरे, जिसमें क्या होता है, गंगा में लगभग जितने भी पानी जाते हैं ना, बाहर के शहर के जितने भी पानी जाएंगे, उसके लिए 6 ऐसे जगह सीवरेज करवाए गए हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, वो जितने भी पानी जाएंगे वो उसका उपचार किए जाएंगे, उसको सही तरीके से बना के उसका संरक्षण करेंगे, उसका उपचार बनाएंगे, उसके बाद गंगा नदी में जाने को दिया जाएगा। लेकिन ये भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं ये कम है, इसमें बढ़ावा देना चाहिए। इसमें इसकी संख्या में बढ़ावा अगर देंगे तो कहीं ना कहीं ये सब समस्याएं कम हो सकती है। तो ये सब बातें इसमें दी गई है, यही परियोजना के माध्यम से इस पर ध्यान दिया जा रहा है ना। तो आप इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स को और देख लेते हैं, जैसे कि आपका प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं। आखिर ये प्रदूषण जो है, ये पॉल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कार्य, कौन कौन से संस्थाएं हैं, उसके बारे में भी समझते हैं। तो देखिए, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण यानी कि CPCB है ना, CPCB, इससे पहले मैंने क्या बोला था, हाँ, CPCB है ना। CPCB यानी कि आपका इसका गठन जो है सितंबर 1974 में जल प्रदूषण और की रोकथाम और नियंत्रण के अधिनियम के तहत 1974 में किया गया था। आपको ये पूछे जाएंगे, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में की गई थी। ये किसके लिए किया था? प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए ना, पॉल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। ये केंद्र स्तर पर है ना, यह राष्ट्रीय स्तर पर है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा CPCB की वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और कार्य सौंपे गए। मतलब ये आपको बोले जाएंगे कि आपका इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। उसके इसको संशोधन करके इसमें शक्तियां दे दी गई 1981 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और हम लोग बिहार के स्तर पर भी जानना है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में भी समझते हैं। कहा जाता है इसका गठन 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत किया गया था। उक्त अधिनियम का अधिनियमन और इसके बाद इस बोर्ड का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 खंड 1 के अनुसार किया गया था। यह भी आप ध्यान रखेंगे कि बिहार में भी और केंद्र स्तर में भी इसकी स्थापना 1974 में ही हुआ था। लेकिन बिहार में जो है ना, ये अनुच्छेद 252 के खंड 1 के तहत इसको स्थापित किया गया था। आपको आर्टिकल्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 252 का खंड क में है, खंड क या
फर्स्ट में है। ठीक है, ये जल अधिनियम 1974 को सबसे पहले पूरे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था। बिहार उक्त 12 राज्यों में से एक था, यानी कि अभी शुरुआत तरीके से जो है 1974 ईस्वी में जो चालू किया गया था, ये पूरे भारत में 12 राज्यों में चालू किया गया था, उसमें से बिहार भी एक शामिल है। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अगर आप प्रदूषण से संबंधित आपको मेंस में सवाल बनाए जाएंगे, पूछे जाएंगे, तो ऐसे से पॉइंट्स आपको ऐड करके बेहतर बनाना है आंसर को। ठीक है, तो आप ऐसे बताएंगे कि हाल ही के रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे ऐसे बातें कही गई है ना, इसकी स्थापना अब हुई, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। तो ये सब बातें हैं, इस पर भी ध्यान देंगे आप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प। अभी क्या होता है, बिहार सरकार ने क्या हुआ है, बिहार सरकार से सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया है यहाँ पे, जो ना ग्रामीण स्तर पे लोगों पर, ग्रामीण स्तर का जो है ना, जैसे आपका शिक्षा के क्षेत्र पे हो या स्वच्छता के क्षेत्र में हो, आप देखोगे ना अभी ग्रामीण स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब काम चल रही है बिहार सरकार के माध्यम से। जैसे हर घर जल की योजना बनाई जा रही है, घर घर देखोगे आप नाले टंकी बनाए जा रहे हैं गाँवों में भी, उसके बाद बिजली भी दिया जा रहा है, इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा विकास किया जा रहा है। तो इसीलिए अभी आप आंगनबाड़ी के माध्यम से समझोगे कि आंगनबाड़ी में जो छोटे छोटे बच्चों के लिए उसमें शिक्षा देती है, आप सभी तो जानते हो आंगनबाड़ी के बारे में, तो उसी में एक आर्टिकल्स आया हुआ है। कहा जाता है बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को नया स्वरूप देने के लिए बाला तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। बाला तकनीक बोले तो आपका डिजिटल तरीके से, जैसे आपको याद होगा आप बचपन में जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, चारों तरफ से दीवारों में पिक्चर के माध्यम से आपके टीचर्स आपको समझाने की कोशिश करते थे, आपको पढ़ाने की कोशिश करते थे। ठीक उसी प्रकार अभी आंगनबाड़ी में भी वैसे देखने को मिलेगा। आगे हम लोग पिक्चर भी देखेंगे, पिक्चर भी दिया गया है, उसी प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। तो कहा जाता है बिहार सरकार अपना पूरा ध्यान ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, शिक्षा व्यवस्था को बदलने पर लगा रही है। इसके अंतर्गत राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों भी स्मार्ट बनेंगे। ठीक है, तो आप जिस तरह से आप शुरुआत में देखिए, आप होता क्या है, अगर शुरुआत अच्छी हो ना तो अंत भी अच्छा होगा। तो इसलिए बिहार सरकार जो है ना, शुरुआती जो तौर है ग्रामीण स्तर पर बच्चे हैं आंगनबाड़ी, तो छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं, तो उसके स्तर पर ये शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया गया, तो आप काफ़ी स्मार्ट बनेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो इसी बातें में ध्यान देंगे आप। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक प्ले स्कूल की तरह तर्ज पर बनाया जाएगा। आप देखोगे प्ले स्कूल जिस तरह से होते हैं उसी प्रकार आप सरकारी स्कूल के आंगनबाड़ी में भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, प्ले स्कूल के माध्यम से होगा। बच्चों को आप ओवरलोड की तरह से पढ़ाओगे तो नहीं पड़ेगा, वो उसको हंसी मजाक से या तो आप मतलब कि कार्टून की तरह से समझाओगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, है ना। अभी आप देखोगे कार्टून भी बहुत ज़्यादा देखता है बच्चा लोग। तो यही सब बातें, इसी सब चीज़ों को देखते हुए बिहार सरकार ये कदम उठाए हैं। बिहार आंगनबाड़ी केंद्रों के पुनरुत्थान हेतु बाला तकनीक का उपयोग कर रहा है। तो आपको ये पूछे जा सकते हैं कि बिहार सरकार के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में किसके जरिए जो है ना ये तकनीक किसका उपयोग किया जा रहा है, तो ये बाला तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। आप ऐसे पॉइंट को देख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार बिहार में जो 1,14,989 आंगनबाड़ी केंद्र है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये किसके माध्यम से, ये किस मंत्रालय के माध्यम से जारी किया जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाला है बाला बिल्डिंग एंड एज लर्निंग एड प्रौद्योगिकी। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। बाला तकनीक, अभी जैसे हम लोग देखें ना, है ना, बाला तकनीक यही है, आंगनबाड़ी के बारे में ही है, ये नेक्स्ट आर्टिकल नहीं है, ये बाला तकनीक के बारे में समझते हैं। ये बाला तकनीक होता क्या है। इमारत के प्रकार और रंग के माध्यम से बच्चों को शिक्षित और आकर्षित करती है। जैसे आप कोई भी चीज़ अभी जैसे मैंने बताया ना, कार्टून के माध्यम से ज़्यादा करेंगे, इसी प्रकार ये बाला आपका तकनीक होंगे। इस अवधारणा का विकास मूल रूप से यूनिसेफ के सहयोग से सेंटर फॉर आर्टिकल्चर रिसर्च एंड डिजाइन विन्यास द्वारा किया गया है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यही है बाला आपका तकनीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखने वाले हैं बिहार में बाल विवाह। ये बड़ी समस्याएं हैं, तो इसके बारे में भी समझते हैं। आप ऐसे में भी ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो, आपके ऐसे में भी ऐसे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। हाल ही के रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा हुआ है, ये आगे हम लोग जो पढ़ेंगे उसको आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो इसमें क्या है, बिहार में बाल विवाह, ये क्या समस्या है इसके बारे में समझते हैं। रिलेशन ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित भारत में बाल विवाह पर एक हालिया अध्ययन के अनुसार देश भर में बाल विवाह में सामान्य गिरावट आई है। मतलब कि ये रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये जानकारियां प्राप्त होती है कि भारत में जो है बाल विवाह में गिरावट आई है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये गिरावट आई है। उसके बाद लेकिन आधे से अधिक बाल विवाह 4 राज्यों जैसे कि बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अब भी है।
है ना। ये ऐसे राज्य है 4, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जिसमें अभी भी बाल विवाह हैं। तो सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ है? अपना बिहार में ही है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना। और सबसे ज्यादा कहाँ है, क्या है, 16.7%। उसके बाद पश्चिम बंगाल अपना पड़ोसी ही है 15.2%। उसके बाद इस अपना ही पड़ोसी है उत्तर प्रदेश, जिसमें 12.5%। थोड़ा महाराष्ट्र दूर है फिर भी, लेकिन इसको आप देख सकते हो 8.2% है ना। कहा जाता है यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में बाल विवाह की औसत दर लगभग 40% है। ये यूनिसेफ के माध्यम से कहा गया है। बिहार में बाल विवाह की औसत दर कितना है? 40% है, और जिसमें 7 जिलों में 51 से 57% है। बिहार का एवरेज अगर बोले तो 40% है, लेकिन अगर बिहार के अंदर बोले तो इसमें जो ऐसे भी जिले हैं जो जिलों की संख्या 7 है, जिसमें 51 से 57% बोले तो मतलब 50% से भी ज्यादा है। उसमें से कौन है? उसमें से लखीसराय है। सबसे ज्यादा बाल विवाह की समस्याएं कहां देखने को मिलती है? लखीसराय में। ये आप ध्यान रखेंगे कि बिहार के किस जिले में बाल विवाह की समस्याएं सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है? लखीसराय में। इसकी अगर परसेंटेज की मात्रा देखी जाए तो 57% है। तो देखो 50%, आधा से भी ज्यादा है भाई। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। बिहार में सबसे ज्यादा कहां है? लखीसराय में। अगर सबसे कम बोले तो ये अपना सारण जिला में है, सारण जिले में, ठीक है ना। यूएनएफपीए अधिकारियों के अनुसार स्कूल न जाने वाली लड़कियों में बाल विवाह की दर 57% और मैट्रिक पास लड़कियों में बाल विवाह की दर 12% है। मतलब ये बोला जा रहा है स्कूल न जाने की संख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 57%। अगर इसी में मैट्रिक पास, जो लड़की मैट्रिक कर लिया है, मैट्रिक पास करने के बाद जो है तुरंत शादी हो जाता है, जो इंटर करने से पहले शादीशुदा हो जाती है, उसकी संख्या जो है 12%। ये बिहार की आंकड़ा बताए जा रहे हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति में भी मैट्रिक पास करने वाली लड़कियों का प्रतिशत केवल जो है 25% है। अनुसूचित जाति में जो मैट्रिक पास लड़कियां जो मात्र लगभग 25% ही है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में है प्रतिकूल लिंगानुपात, जो कि इसमें देखिए प्रतिकूल लिंगानुपात अभी वर्तमान समय बिहार में जो है ना, ये 1000 पुरुषों में 779 महिलाएं हैं, है ना। इसमें सारण जिले में जो ना सबसे कम है। आपको मैंने बताया था सारण में सबसे कम है, आपको बाल विवाह की दर सबसे कम है। इसके परसेंटेज की मात्रा देखें तो 26.2%। सबसे ज्यादा कहाँ था? लखीसराय में 57%। सबसे कम कहाँ है? सारण में 26 पॉइंट, है ना, 26%। और बिहार में प्रजनन दर 3.7 के साथ अधिक है। अगर प्रजनन दर के बारे में बोले तो बिहार सबसे ज्यादा है 3.7% पर। उसके बाद हालांकि लड़कियों की शिक्षा स्तर बढ़ने के साथ इसमें कमी आई है। क्या हुआ? लड़कियां अभी शिक्षित हो रही है, लड़कियां अभी शिक्षा के क्षेत्र पे अच्छा कर रही है, तो इसके जरिए जो है इसमें फिर भी थोड़ा बहुत कमी आई है। इससे पहले जो ना ये 4 के आसपास था, 4+ ही था। तो अभी शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, तो इसके जरिए ये 3.7 हुआ है। आगामी वर्षों में इससे भी कम होने की चांसेस हैं, है ना। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके शोध दर्शाते हैं कि यदि एक माँ है ना मैट्रिक पास है तो उसका स्कोर घटकर 2 हो जाता है। अगर कोई महिला जो है ना, माँ जो है, वो अगर मैट्रिक पास है तो उसकी स्कोर जो है ना घटकर 2 हो जाती है। उसी प्रकार अगर वो 12वीं पास है तो उसका जो स्कोर 1.6 हो जाता है। मतलब ये होता है क्या, आप जितना पढ़ोगे ना वो कम स्कोर मिलेगा, और जो कम स्कोर जिसको प्राप्त है वो अच्छे हैं। मतलब ये आप समझ सकते हो, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का 1.7 से भी कम है। 2023 के सतत विकास लक्ष्यों SDG के 7 राज्यों की नीति आयोग रैंकिंग की उपलब्धियों के मामले में बिहार का प्रदर्शन 2 महत्वपूर्ण सामाजिक सूचकांकों, लैंगिक समानता और महिला के खिलाफ हिंसा पर कई राज्यों से बेहतर है ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और पिछले कुछ वर्षों में बिहार के स्कूलों में 9वीं कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन अधिक हुआ है। इसमें 2007 से 8 के लगभग 5 गुना अधिक हुई है। ये क्या बताया जा रहा है? अभी क्या हो रहा है, 9वीं कक्षा में जो आप 8 क्लास तक पढ़ा, 9वीं क्लास में आप एडमिशन लेना होता है आपको, है ना। एडमिशन लेने के दरमियान क्या हुआ है, अभी लड़कों की संख्या जो है ना घट चुकी है, लड़की इसमें अब ज्यादा हो गई है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे भाई, है ना। उसके बाद कहा जाता है प्रथम फाउंडेशन के सर्वेक्षण के अनुसार 2006 और 2010 के बीच महिला की स्कूल नामांकन में 13% की वृद्धि हुई है। 2000 मतलब कि इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। महिलाओं के क्षेत्र में काफी विकास किया जा रहा है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो आज के सेशन का और एक लास्ट आर्टिकल रहने वाली है हर घर बिजली योजना। मतलब हर घर बिजली योजना, ये आपका आज के सेशन का लास्ट आर्टिकल रहेगा। कहा जाता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने हर घर बिजली योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। तो आप यह सब ध्यान रखेंगे।
और योजना के बारे में समझते हैं। ये 15 नवंबर 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में विद्युत आपूर्ति में कमी को रोकने के लिए हर घर बिजली योजना शुरू कर दी है। आप ये ध्यान रखेंगे, हर घर बिजली योजना की शुरुआत लगभग कब की गई थी? 15 नवंबर 2016 को। किसके द्वारा? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये आपका आरंभ किया गया है। ये 7 निश्चय नीति का भाग है। इसमें जो 7 निश्चय भाग है ना, उसमें ये भी शामिल है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। आपको कभी कभार पूछे जा सकते हैं कि आपके 7 निश्चय नीति में से निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो आपको सातों के सातों याद अगर कर लेंगे तो काहे का टेंशन, तो आप उसको ध्यान दे देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका कि राज्य सरकार ने घोषणा की कि इस योजना के तहत बिहार में लगभग 20 मिलियन घरों में बिजली कनेक्शन मिलेगा। मतलब ये बिहार सरकार ने कहा है कि लगभग 20 मिलियन, बोले तो 2 करोड़ जनसंख्या के घरों में जो है ना ये सुविधाएं मिलेगी। और आपको ये बोलना है कि बिहार की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? लगभग कितनी है आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। बिहार की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ओके। और बिहार में हर घर बिजली योजना की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं को समझते हैं। इस योजना में 50% ग्रामीण और एपीएल जो थोड़ा अमीर भी है ना, उच्च स्तर के हैं, श्रेणी के परिवारों को शामिल किया गया है जिन्हें वर्तमान में भी बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा है। इसमें ये भी शामिल किया गया है जो एपीएल है और उसको बिजली सुविधाएं नहीं मिला था, तो उसका 50% तक का ये आरक्षण, ये विशेषताएं रखी गई है। उसका नेक्स्ट है गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, इसके परिवारों की इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति की योजना के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये जो बीपीएल किसके अंतर्गत आते हैं? दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत आते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा हर घर बिजली योजना के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लाभार्थियों को छोड़कर सभी निवासियों को लाभ मिलेगा। यानी कि अब बीपीएल को छोड़कर जो बाकी सभी को ये लाभ मिलने वाले हैं। तो बीपीएल के अंतर्गत कौन आते हैं? दीनदयाल के अंतर्गत आते हैं बीपीएल के लोग, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार ये आर्टिकल्स भी कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल कल के सेशन में देखने वाले हैं, बिहार जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना 2023। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल के सेशन में जानने वाले हैं। तो आज के सेशन में ये सारे आर्टिकल्स कवर हो चुके हैं, इसको हम लोग देखें। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन भी आप सभी से करूंगा, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बस आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।